दोस्तों नमस्कार। कैबिनेट की बैठक हो, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो, इस देश के इकोनॉमिक एडवाइजर्स को लेकर बैठक हो, नीति आयोग का कोई फैसला हो, आरबीआई देश की करेंसी को पटरी पर लाने के लिए लगातार डॉलर बेच रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के संबंध अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बिगड़ तो नहीं जाएंगे, या फिर इस दौर में भारत इजराइल को हथियार दे रहा है और वो हथियार गाजा पट्टी या फिलिस्तीन में इस्तेमाल तो नहीं होंगे। जी, ये सारे सवाल बार बार इस देश के भीतर बीते 10-15 दिनों में बाखूबी उठे हैं, लेकिन इन तमाम निर्णयों को लेकर, नीतियों को लेकर, किसी भी मंथन को लेकर इस देश के भीतर की राजनीति, उस पर कोई असर नहीं है, क्योंकि पहला मौका है कि इस देश की राजनीति जड़ से हिल चुकी है। जो पारंपरिक राजनीति के तौर तरीके थे वो मायने रखते नहीं। समूचा विपक्ष जो भी मुद्दे उठा रहा था, यहां तक कि वो चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे हों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुद्दे हों, एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ हो, या फिर सरकार द्वारा एक तरफा निर्णय जो विपक्ष की राजनीति को ध्वस्त कर रहा हो। इतना ही नहीं, टीएमसी को तोड़कर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच लाकर उसको बैठा दिया गया जिसका कल तक अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज उसके पास टीएमसी के 20 सांसद एनसीपीआई के नाम पर हैं। कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो फिर असर किस बात का है? और जिस बात का असर है, क्या वह इस देश के राजनीतिक घटनाक्रम में इस दौर में नहीं बल्कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा हो चुका है? जी, यह सवाल नहीं है, यह सरकार के भीतर की वह रिपोर्टें हैं जो बतलाती हैं कि दरअसल जो जंतर मंतर पर हुआ है और उसके बाद इस देश के भीतर जो जनजी है, जिसकी तादाद इस देश में लगभग 40 करोड़ है, सरकारी आंकड़ा कहता है 39 करोड़ 60 लाख, और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश में है, तकरीबन 7.5 करोड़। परसेंटेज यानी फीसदी के लिहाज से उसकी सबसे बड़ी तादाद है बिहार में, 36%, 4 करोड़ से ज्यादा जनजी बिहार में है। अब आप कल्पना करना शुरू कीजिए कि भारत की राजनीति क्या वाकई मोड़ ले चुकी है। इस देश में विपक्ष की समूची राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ उस मुद्दे की तरफ देखना चाहती है जहां पर जेनजी संतुष्ट हो जाए या फिर जेनजी आंदोलन करने के लिए सड़क पर आकर खड़ा हो जाए। और इस वक्त निशाने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, और अमित शाह ही देश चला रहे हैं। यह मैसेज लगातार उस दौर में दिया गया जिस दौर में तमाम सवाल इस देश के भीतर नीट पेपर लीक से पहले तक भी उठते रहे, तो भी यह कहा गया कि दरअसल देश तो गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो एक चेहरा है या एक मुखौटा है। और इस दौर में जो वैचारिक संघर्ष की परिस्थिति थी, उसमें एक ही पाठ गृह मंत्रालय में रेंगता था, नीतियां, उसको क्रियान्वयन का तरीका ऐसा होना चाहिए सत्ता नहीं जाए। लेकिन यह किसे पता था एक झटके में गृह मंत्री निशाने पर होंगे। और अब पीएमओ ने भी हाथ खड़े कर रहा है कि दरअसल संवारना, सुलझाना, यह पूरा मामला अपने तौर पर गृह मंत्रालय के तहत आता है। और गृह मंत्रालय में बैठे अधिकारी यह कहने से चूक नहीं रहे हैं, इस देश में किसी की भी सरकार रही हो, कभी भी यह मौका रहा हो, जंतर मंतर की दिशा में बढ़ने वाले हर कदम में पहले राउंड में ही उन तमाम नेताओं की गिरफ्तारी तो हो जाती थी। लेकिन इस बार जंतर मंतर पर बकायदा आंदोलन शुरू हो जाए, इसकी परमिशन थाने से नहीं निकली, कोई मांगने नहीं आया, बकायदा थाने से लिखित तौर पर एयरपोर्ट पर जाकर दिया गया। किसने किया ये? किसका फैसला था ये? जिसका भी फैसला था, क्या वो दूर की राजनीति देख रहा था? वो समझ रहा था कि इस देश के भीतर सत्ताधारी पार्टी के अंदर ही कई तरीके के सवाल हैं, और उन सवालों में जो घटनाक्रम
लगातार बड़ा हो रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति, वहां के चुनाव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उस दायरे में खड़े हुए थे क्या? सरकार के भीतर दो अध्यक्ष जो हैं इस वक्त, उसमें एक राजनाथ सिंह हैं, एक नितिन गडकरी हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष तो अमित शाह भी रह चुके हैं, लेकिन अमित शाह के पास ताकत है और ताकत वाला चेहरा है। पहली बार वो डाइल्यूट हो गया। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति में सरकार आकर खड़ी हो चुकी है जहां उसके सामने एक चेस बोर्ड है और राजा कह रहा है कि ठीक है, वजीर गिर जाए, हमारी जान बची रहनी चाहिए, यानी हम प्यादों के आसरे मात दे सकते हैं? क्या यह सही है? या फिर इसके ठीक उलट, राजा के सामने वही वजीर खड़ा है, वही ढाल है, अगर वो गिरा तो फिर शह मात का खेल एक झटके में खत्म हो जाएगा। यह चेतावनी कहां से आ रही है? यह लास्ट वार्निंग कौन दे रहा है? दरअसल पहली बार कोई शख्स नहीं बल्कि सरकार की अपनी रिपोर्ट्स ये बतला रही है कि इस दौर में भूल जाइए कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं, भूल जाइए इस दौर में उन्होंने किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया है, भूल जाइए इस दौर में आप दलितों को कैसे खड़ा कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर, या फिर माइनॉरिटीज के बीच आपकी पहुंच पकड़, उनके नेताओं को तोड़फोड़ कर आप कैसे खड़ा करेंगे। यह भी भूल जाइए इस दौर में कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ेंगे। और तो और पहली बार ये आवाज सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच है। अगर कोई भी ऐसा मुद्दा इस देश के भीतर उठ गया जो जेनजी से हटकर होगा, तो फिर मानकर चलिए एक झटके में आंदोलन की रवानगी तेज हो जाएगी। क्योंकि अब सवाल देश के भीतर के उस गवर्नेंस का है जिसके दायरे में मोदी सरकार का हर मंत्रालय आकर फंसेगा। वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री के हिस्सा में नहीं आएगा, वो वाकई इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिस्से में भी आएगा। और हर मंत्रालय से घूमते हुए बात नीति आयोग के उन फैसलों पर जाएगी जो ये बताने से चूकती नहीं है कितने हजार स्कूल इस देश में बंद हो गए, स्कूलों को दिए जाने वाला बजट कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे कॉरपोरेट या बड़े बिजनेसमैन या प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कमोवेश इस देश के हर सेक्टर में हो चुकी है, और लोगों के सामने मुश्किल हालात कैसे कहीं ज्यादा बड़े हो चुके हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देगा कौन? क्या वित्त मंत्री जवाब देने की स्थिति में पार्लियामेंट में है? हफ्ते भर के भीतर $40 बिलियन बेच दिया गया। करेंसी मजबूत रहनी चाहिए। कितने डॉलर बिके, क्यों बिके, और करेंसी कमजोर क्यों हो गई? क्या अमेरिका के साथ डील अटक रही है और आप डी डॉलराइजेशन की दिशा में बढ़ने वाले हैं? भारत की करेंसी एक साथ उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधी हो जाएगी। संकट बैंकों पर आएगा, लोगों पर आएगा। क्या वो बता पाने की स्थिति में है? दरअसल यह एक ऐसी भूमिका है जो इस वक्त सरकार को डरा रही है, क्योंकि हर पन्ना अगर खुलने लग गया तो फिर जो हो रहा है उसकी सीधी आंच प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगी। लेकिन उसके आगे का सवाल यह है कि पहली बार यह भी कहा जा रहा है अब उन्हीं लाल दीवारों के भीतर जहां पर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, इसका रास्ता निकाला क्या जाए। यानी वो कौन सा इस्तीफा हो, वो कौन सा निर्णय हो, वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे दे या सरकार फैसला ले ले, या पार्लियामेंट के भीतर आकर वो कौन सा बयान दे दे जिसके बाद इस देश की राजनीति में वह उथल पुथल खत्म हो जाए जिसमें जेनजी की मांगे इस तर्ज पर ना उठे जिस तर्ज पर उठ रही है। प्रयास कौन करेगा, प्रयास कैसे होगा, ये सारे सवाल अटके हुए हैं। और इसकी एक तस्वीर कल पुणे में नजर आई जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लोकमान्य तिलक पर भाषण देते देते बताने लगे कि दरअसल इस देश का युवा यह ना सोचे
कि देश कैसे बनता है और उसने क्या स्थिति में खड़ा है, वो उसको समझना होगा कितना संघर्ष इस देश में खड़ा किया जाता है। और देश को मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जिस तर्ज पर चला रहे हैं, वह एक ऐसी तस्वीर है जिसमें देश को यही चला सकते हैं। इस बात का जिक्र नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि ये स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, तो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। दरअसल यह मैसेज है इस देश के भीतर हर कैबिनेट मिनिस्टर को, हर मंत्री को, हर कद्दावर नेता को, बीजेपी के अध्यक्ष को भी। जाइए और देश भर में यह मैसेज दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने देश को कैसे चलाया और कितने शानदार तरीके से चलाया हुआ है। लेकिन बड़ी मुश्किल सबके सामने यह है कि दरअसल जिस तबके के सामने इन्हें जाना है, उस तबके के भीतर इतना गहरा सदमा है अपने भविष्य को लेकर, और सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसीलिए सवाल दर सवाल कमोवेश हर राज्य के भीतर उठ रहे हैं। खुले तौर पर इस्तीफे की मांग हो रही है। हर उस राज्य में जो बीजेपी शासित ना भी हो, मसलन झारखंड तक के भीतर पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री की हिम्मत पड़ी नहीं कि वो लाठी चार्ज कर दे। बड़ी तादाद में छात्र जमे हुए हैं, 2 रातों से बैठे हुए हैं, रात रात भर बैठे हुए हैं। इस दौर में उन्होंने कहा ठीक है, राज्य सेवा आयोग की परीक्षा, मेन परीक्षा रद्द की जाती है। अच्छा, इन पर आरोप है, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, अध्यक्ष इसको हटा देते हैं। लेकिन बात बन नहीं रही है। यानी मैसेज पहली बार देश के भीतर यह है कि दरअसल ये पूरी पॉलिटिक्स, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, इसको संभालने वाले लोग और उसका केंद्र पार्लियामेंट, ये सिर्फ और सिर्फ एक थिएटर में तब्दील हो चुका है। यहां पर सुविधा भोगी हैं, इनके सरोकार जनता के साथ नहीं है। यहां पर होने वाली बहस निर्णय कोई मायने नहीं रखते हैं। इसीलिए पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सरकार को लेना पड़ गया, क्योंकि राजनीति से मतलब है नहीं और इस देश के भीतर आप युवाओं का भविष्य संवार सकते नहीं हैं। तो फिर क्या बचेगा? यह एक ऐसी परिस्थिति है जो शायद किसी भी सरकार के सामने इस रूप में नहीं आई होगी। यह डराने वाला रूप इसलिए मौजूदा वक्त में मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सामने है क्योंकि उसके दायरे में विपक्ष भी नहीं है। यानी विपक्ष की पूरी राजनीति एक झटके में बदल चुकी है। वो जानते हैं कि इस देश के भीतर जितने झटके अलग अलग मुद्दों को लेकर लगे, वो चाहे रेलवे का एक्सीडेंट हो, चाहे बढ़ती हुई लोन की प्रोसेस हो जो बैंकों से निकाली जा रही हो, चाहे रईसों के कर्ज माफ करने जो रिटर्न ऑफ की स्थिति है वह 16 लाख करोड़ पार कर गई हो, चाहे इस देश का कोर सेक्टर, उसका डेवलपमेंट रुक गया हो, चाहे इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप हो गया हो। एक के बाद एक परिस्थिति कमोवेश हर क्षेत्र में कैसे डूब रही है। हमारी टीम ने जब इस पे काम करना शुरू किया तो उसने बताया कि यह पहला मौका है कि इस देश के सामने हर क्षेत्र का संकट इसलिए बड़ा व्यापक है क्योंकि 12 साल के सफर में हर चीज रुक गई। कैसे? मीडिया ने रिपोर्टिंग बंद कर दी। सरकार जो पर्चा देती थी उसे पढ़ दिया जाता था। किसी भी इशू को लेकर कभी कोई सवाल उठाया नहीं गया।
स्थिति यहां तक आ गई कि इस देश के भीतर रेलवे का एक्सीडेंट हो, इस देश के भीतर सार्वजनिक उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन हो, इस देश के हर मंत्रालय की पॉलिसी का निजीकरण मोनेटाइजेशन के नाम पर किया जा रहा हो, इस देश के भीतर हर चीज जो धीरे धीरे खत्म होती चली गई और नियुक्तियां सरकार के इशारे पर होने लगी, तो नियुक्तियां भी सरकार पर आश्रित हो गई। यानी सत्ता के इर्द गिर्द नौकरशाह हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, नेताओं की पूरी कतार हो, सभी लाभार्थी। यानी सत्ता का मतलब लाभार्थियों को अपने बगल में रखना हो गया। और इसका असर यह हुआ कि जो एक सामान्य तौर पर कोई देश लोकतांत्रिक परिस्थितियों को जीता है और उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखलाता है, वो धीरे धीरे गायब होती चली गई। और सरकार वाकई नहीं जानती है कि जंतर मंतर पर जब युवा जमा हुआ तो दुनिया भर के साथ जो छात्र अलग अलग देशों में गए हैं वह भी उनसे जुड़ चुके थे। अब समझ में आ रहा है, जो सरकार के पास रिपोर्ट आ रही है वो बतला रही है कि दुनिया के अलग अलग देशों से, वो यूरोप हो, वो अमेरिका हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, वो यूनाइटेड किंगडम हो, तमाम जगहों से छात्र जो है वह किसी न किसी रूप में पहुंचे, या अगर नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने इस आंदोलन को मदद बाहर बैठकर की है। यानी ये अपने तरीके का आक्रोश व्यक्त करने और उसका रास्ता निकालने का एक ऐसा प्रयास माना गया जिस प्रयास का समाधान सरकार के पास नहीं, और छात्र इस देश में पहली बार एक आंदोलन की शक्ल में खड़े हो गए। और वो आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, और इस देश के भीतर के हर पॉलिटिकल इशू एक झटके में खत्म हो गए, क्योंकि इन छात्रों की तादाद इस देश के भीतर सबसे ज्यादा है जो वोटर के तौर पर मौजूद है। तो हर राजनीति के दायरे में हर चुनाव उस दायरे में आएगा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो या एसआईआर हो, वह भी एक झटके में गायब हो जाएगा। जिस दिन जेनजी ने सोच लिया अब राजनीतिक तौर पर परिस्थितियों को बदलना है, और उसे पता चलेगा कि दरअसल उसने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन जिसको वो हराने निकला था वो जीत कैसे गया, ये टकराव की परिस्थिति कहीं लोकतांत्रिक तौर पर इस देश में खड़ी ना हो जाए, यह भी चिंता सरकार के भीतर आ चुकी है। अमित शाह का इस्तीफा सड़क चौराहे पर मांगना और झारखंड के भीतर रात रात बैठकर आंदोलन की आग की सुगबुगाहट को महसूस करना, दोनों तस्वीर देख लीजिए। खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं। तमन्ना रखता हूं कि मैं भी अपने वतन के काम आ जाऊं, वतन के काम आ जाऊं। यहाँ कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? रास्ता निकालेगा कौन? सभी जाकर गुणगान करने लग जाएं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, तो क्या यह देश मान लेगा ये मंत्री संतरी सब सही कह रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस बार लड़ाई उस हकीकत को लेकर है जिस हकीकत की तरफ इस देश में राजनीतिक सत्ता ने ध्यान दिया ही नहीं। करप्शन ऑर्गेनाइज्ड हो गया। पॉलिटिकल पार्टी के पास जो सत्ता में है उसके पास इतना पैसा आने लगा कि पूरे विपक्ष ने नतमस्तक होकर कहा आप ही सब कुछ है। और शायद अब उस परिस्थिति में आकर खड़े होइए जहां से राहुल गांधी रणनीति के साथ इस हकीकत को जानते हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, पार्लियामेंट में विपक्ष की नहीं चलेगी, सरकार जो भी पॉलिसी जिस तरीके से बनाएगी उसमें इस देश के वो इंस्टीट्यूशंस जो स्वायत्त हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वह भी सरकार के इशारे पर रहेंगे। तो बचा क्या? 5 दिन तक 50 घंटे ईडी के दफ्तर में इस देश के विपक्ष के नेता को बैठाया गया था। सवालों की झड़ी लगाई गई, गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। किसी की भी गिरफ्तारी, किसी भी नेता की गिरफ्तारी जिसके दरवाजे पर ईडी पहुंची, नहीं हुई। पूरा मामला फेक। उसके बाद आगे बढ़िए।
इस देश के भीतर चुनाव को लेकर जो तरीके 2024 के बाद अपनाए गए, उसमें इलेक्शन कमीशन ने सुनना बंद कर दिया। एसआईआर के जरिए अपने वोटर लिस्ट तैयार सरकार कर रही है, यह आरोप विपक्ष ने खुले तौर पर लगा दिया। और यह कमोवेश हर क्षेत्र में बात आते आते, वो कॉरपोरेट सेक्टर में कॉरपोरेट मित्रों का जिक्र हो, बैंकों के भीतर कैश का खत्म होना हो, रईसों को माफ करना हो, ये सारे सवाल रेंगते चले गए। इसीलिए आखिर में राहुल गांधी ने स्ट्रेटजी के तहत जेनजी को आवाज लगाई और कहा, हमारे लिए मुश्किल है, आपको खुद तय करना है। यानी राजनीति एक झटके में दो हिस्सों में बंट गई और पहली बार वो राजनीति जो चुनाव के आसरे इस देश में मुद्दों को देखती थी, सत्ता परिवर्तन को देखती थी, उसने घुटने टेक दिए और जेनजी खड़ा हो गया, जिसके पास अपनी कोई राजनीति नहीं, लेकिन कल को वो राजनीति की दिशा में बढ़ गया या फिर वो राजनीति ने कहीं विपक्ष की राजनीति को जगह दिया या उसको स्पेस दे दिया तो क्या होगा। इसीलिए यह सवाल बढ़ा है, अब क्या किया जाए। इस देश के तमाम लोग जाकर बोलना शुरू कर चुके हैं। आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को देख लिया। इस देश के जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बेअसर हो गया, भोथरा हो चुका है, उससे कुछ होगा नहीं, वहां पैसा देना बंद कीजिए। उनका बिजनेस मॉडल डगमगाए डूबे, जो है सो होने दीजिए, वो हमारे मित्र कॉरपोरेट खरीद लेंगे और वो बेच भी देंगे। लेकिन उस इन्फ्लुएंसर के साथ अब बैठा जाए। जिन परिवारों के लोगों ने अपने बच्चों को खोया है नीट की परीक्षा में खुदकुशी को लेकर, क्या उनको कलेक्टिव वे में अब प्रधानमंत्री सांत्वना देने के लिए साथ में बैठे। राहुल गांधी तो बैठ गए कई लोगों के साथ, हर परिवार के साथ बैठे, और कल भी तमिलनाडु में भी बैठे थे। जिसके साथ बैठिए आंखें नम हो जाती है। उस परिवार की दर्द पीड़ा किसी को समझ नहीं आती है। लेकिन इस दौर में एक झटके में यह सरकार उस कवच को तोड़ ही नहीं पाई, जहां पर अभी भी वो मानती है उससे कोई गलती नहीं हुई, तो वह इंस्टाग्राम पे आके प्रधानमंत्री कहते हमने आपको क्षमा किया। गजब की परिस्थिति है। तो क्या ये अल्टीमेटम अमित शाह के लिए है या ये अल्टीमेटम प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए है। इस्तीफा लिया तो ताबूत में आखिरी कील ठुक जाएगी, इस्तीफा नहीं लिया तो ये परिस्थितियां आपको ज्यादा दिन चलने नहीं देगी। बीजेपी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल इस दौर में और ज्यादा उठे जब यह कहा गया कि मौजूदा बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की जो बच्चे हैं जो जेनजी की पीढ़ी के साथ ताल्लुकात रखते हैं वो मदद भी कर रहे हैं। अब मदद कर रहे हो या ना कर रहे हो ये मायने नहीं रखता है। मसला यह है कि पहली बार 12 बरस की गवर्नेंस फेल हो गई और इस देश के लोकतांत्रिक पिलर्स इस दौर में कुंद और भोथरे हो गए। प्राइम मिनिस्टर की कोई तस्वीर, गृह मंत्री की कोई तस्वीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कोई तस्वीर इस देश में ना युवाओं के साथ है, ना जेनजी के साथ है, ना ही इस देश के भीतर जिन परिजनों ने अपने परिवार के लोगों को गंवा दिया ना उनके साथ है। यानी सरोकार है ही नहीं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता लगातार बैठकों के सिलसिले को चला रहे हैं। एक मिनट तस्वीर देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर आपने कुछ महसूस किया? राहुल गांधी मोहम्मद इरफान के घर पे बैठे हैं, अखिलेश यादव मोहम्मद जुनैद के साथ बैठे हैं जो भोजन बांट रहा था जंतर मंतर पर, और वो तमाम तस्वीरें आपने देखी। दरअसल ये एक ऐसा दौर है जिसमें
हर किसी को पता है, उसने बचपन में सुना समझा है, यह देश जब संकट में होगा तो इस देश में कहां से भगत सिंह आएगा, कहां से अशफुल्ला खान आएंगे, कहां से सुभाष चंद्र बोस निकल कर आ जाएंगे, कहां से चंद्रशेखर आजाद आ जाएंगे, कहां से उधम सिंह आ जाएंगे, आप नहीं जानते हैं। यानी जो पारंपरिक ढांचा इस देश के भीतर में पॉलिटिक्स का है, और उसमें गाहे बगाहे कोई प्रधानमंत्री को देखकर विश्वगुरु कह दे, गृह मंत्री को देखकर सरदार पटेल कहने लग जाए, या फिर राहुल गांधी को देखकर गांधी नेहरू परिवार के दौर को याद करने लग जाए, कोई मायने नहीं रखता है। इस दौर में पहली बार जेनजी ने इस देश को ऐसा झटका दिया है, कौन कहां से कैसे निकल आएगा, और जिस रूप में वो निकल रहा है उसको अभी तक ना किसी ने देखा था, ना किसी ने तराशा था। वो जिन बातों का जिक्र कर रहा है उसके सामने इस देश के तमाम बड़े न्यूज चैनल के संपादक हो, नौकरशाही के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति हो जिन्होंने आईएएस कंप्लीट किया हो, या फिर न्यायपालिका में बैठे हुए जजों की पूरी कतार हो, वह भी उनके वक्तव्यों के सामने कमजोर आपको लगने लगेंगे। यानी इस देश के भीतर की ऊर्जा और ज्ञान, उसको इस दौर में सत्ता के जरिए डिमोलिश कर दिया गया, दबा दिया गया, और एक ऐसी परिस्थिति बना दी गई जो सत्ता के इर्द गिर्द के लोग हैं वही महान है। इसीलिए संपादक कुछ नहीं कर सकता है, नौकरशाह कुछ नहीं कर सकता है। जजेस को समझना होगा वो किस दिशा में जा रहे हैं। इस देश के भीतर मंत्री की कोई हैसियत नहीं बची है। इस देश के भीतर पार्लियामेंट एक थिएटर के तरह लगने लगा है। क्यों? क्योंकि जनता के भीतर की आवाज और उनके उठते हुए सवाल इस देश को पहली बार झकझकोड़ कर जगा रहे हैं, और ये डर कुर्सी पर बैठे उन लोगों के सामने है जो जान रहे हैं इस बार लड़ाई पार्लियामेंट के भीतर नहीं है, उसके परिसर में नहीं है। ये लड़ाई और संघर्ष और उसका रास्ता जनता के बीच जाकर ही बनेगा। किस में हिम्मत है? प्रधानमंत्री दिखाएंगे हिम्मत, गृह मंत्री दिखलाएंगे हिम्मत, या एक सुरक्षा का दायरा बनाकर दूर से संबोधित करेंगे और कहेंगे यही पहली और आखिरी बात है? जी नहीं, इस बार तो बच्चा बच्चा भी उस माध्यम के जरिए बताने लगा है। इस देश के भीतर महात्मा गांधी ने उन 3 बंदरों का जिक्र क्यों किया था? जो रील बनी उस दिशा में बॉलीवुड को जाकर खड़ा होना पड़ा अपनी फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए कि देखिए हम भी ऐसा करेंगे। आप कल्पना कर रहे हैं ये देश में वह पूरा तबका जो पैसे वाला है, चकाचौंध वाला है, सत्ता के साथ खड़ा रहता है, उसकी पूरी जमीन हिल चुकी है। इसीलिए ये लास्ट वार्निंग है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।